हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। उस रात बार बार मुझे अपनी दोस्त की माँ का ख्याल आता रहा। वैसे भी देहरादून आए बहुत दिन हो गए थे और कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपने दोस्त की माँ को ही प्यार किया जाए। वैसे भी वो मुझे बड़े प्यार भरी नजरों से देखती है और उसका पति नशेड़ी भला उसे क्या खुशी देता होगा। अगले दिन से ही मैं सोचने लगा कि कैसे आंटी को प्यार किया जाए। वो तो राम जीलाल हरदम मेरे साथ या आसपास रहता था, तो प्लान पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक हफ्ते बाद कंपनी की मीटिंग थी। दिल्ली में हम दोनों में से देहरादून ब्रांच में से किसी एक को जाना था। सीनियर होने के नाते मुझे ही जाना था, पर मैंने गेम खेला और बहाना बनाकर अपनी जगह राम जीलाल का नाम मीटिंग के लिए भेज दिया और फिर मैं रात को राम जीलाल के घर चला गया। दरवाजा राम जीलाल की मां ने ही खोला था और उसका बाप नशे में धुत पड़ा हुआ था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसकी मां राजी हो गई और मुझे बेडरूम में ले गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, आज की कहानी मेरे दोस्त की माँ और मेरे बीच की कहानी है। मेरे दोस्त का नाम राम जीलाल था। वो देहरादून का रहने वाला था। उम्र उसकी कोई 22 या 23 साल रही होगी। मेरी ही कंपनी में मेरा जूनियर था। वो थोड़े ही दिन में वो मेरा बढ़िया दोस्त बन गया था। उसी ने मुझे देहरादून में रहने के लिए एक कमरा दिलवाया था। मेरे हर काम में मेरी मदद करने के लिए तैयार रहता। एक दिन शाम को पैग लगाने का मन हुआ तो मैंने राम जीलाल को बुला लिया। इससे पहले हम कम से कम दारू पीने के लिए तो कभी साथ नहीं बैठे थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि राम जीलाल पीता भी है या नहीं। राम जीलाल आया तो बड़ा परेशान सा नजर आ रहा था। मैंने वजह पूछी तो पहले तो वो टाल गया, पर फिर अचानक रोने लगा। तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने एक पैक बनाकर उसको दे दिया। तब वो बिना पानी डाले ही गटक गया और जोर जोर से खांसने लगा। मामला को संगीन लग रहा था। मैंने राम जीलाल को किसी तरह शांत किया और उसको वजह बताने को कहा। तब उसने बताना शुरू किया। राम जीलाल की मां 4 साल पहले मर चुकी थी। बाप ने इसी गम में शराब पीनी शुरू कर दी थी। घर में सिर्फ बाप बेटा ही थे, पर शराब के चक्कर में राम जीलाल का बाप मुकेश अक्सर घर नहीं आता था। राम जीलाल इंतजार करके खा पीकर सो जाता। कभी कभी तो ये भी होता कि 3 से 4 दिन तक मुकेश का कोई अता पता नहीं होता था। फिर एक दिन राम जीलाल के ताऊ और चाचा घर पर आए। तब राम जीलाल ने सब हाल सुना दिया। ताऊ और चाचा ने मुकेश को समझाया और राम जीलाल की शादी कर देने की सलाह दी। राम जीलाल वैसे तो उम्र में अभी छोटा था, पर पहाड़ी लोग कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। अपनी शादी की बात सुनकर राम जीलाल के मन में लड्डू फूटने लगे, पर मुकेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक हफ्ते बाद ही मुकेश 30 से 32 साल की लड़की के साथ घर आया और राम जीलाल से बोला, बेटा आज से ये तुम्हारी नई मां है। कहा तो राम जीलाल अपनी शादी के सपने बुन रहा था, पर उसके बाप ने उसके सपनों को तोड़ा तो तोड़ा, उल्टा खुद शादी करके उसकी छाती पर आप बैठा टूट सा गया था। बेचारा राम जीलाल अपने बाप से नफरत सी हो गई थी। उसको इस बात को लगभग 6 महीने होने को आए थे, पर वो अपने बाप की करतूत को भूल नहीं पा रहा था। मैंने राम जीलाल को समझाया कि जो हो गया उसको भूल जाओ और अपने भविष्य का सोचो और अपने काम में दिल लगाने की कोशिश करो। 2 पैग और लगाने के बाद उस दिन राम जीलाल मेरे कमरे पर ही सो गया। अगले 4-5 दिन तक राम जीलाल अपने घर नहीं गया
और हर रात मेरे कमरे पर ही आ जाता। मुझे रामजीलाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसके बाप ने सच में उसके साथ बहुत ज्यादती की है। छठे दिन मैंने रामजीलाल को घर जाने के लिए समझाया, पर वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और तुम्हारे बाप से भी बात करता हूं। मेरे कहने से वो तैयार हो गया। असल में मैं भी चाहता था कि रामजीलाल अपने घर चला जाए, क्योंकि उसके मेरे साथ रहने से मेरी प्राइवेसी खत्म होती जा रही थी। उसके होते ना तो मैं कहीं जा पा रहा था और ना ही खुलकर रहने का आनंद ले पा रहा था। शाम को करीब 7 बजे मेरी गाड़ी से रामजीलाल और मैं उसके घर पहुंचे। दरवाजा रामजीलाल की नई मां निशा ने खोला था। बेशक वो 30 से 35 साल की होगी, पर एकदम पतली सी कमसिन सी 20 साल की लड़की लग रही थी। तब भी 5 फीट से कम ही था उसका। मैं तो हैरान हो गया कि इस लड़की के माँ बाप ने कैसे 150 साल के आदमी से अपनी लड़की बिहा दी। रामजीलाल गुस्से में अंदर चला गया। मैं कुछ देर तो दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा कि रामजीलाल मुझे बिना अंदर बुलाए ही चला गया। मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, तब निशा की मधुर सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, प्लीज अंदर आ जाइए ना, चाय पीकर चले जाना। मन तो रामजीलाल के व्यवहार से थोड़ा खराब हो गया था, पर ना जाने क्यों फिर भी निशा को ना नहीं कह पाया और उसके साथ अंदर चला गया। रामजीलाल अपने कमरे में जा चुका था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा इधर उधर देख रहा था। ड्राइंग रूम से रसोई सामने ही नजर आ रही थी। रसोई में निशा चाय बना रही थी। जब कुछ और नजर नहीं आया तो मेरी नजर निशा पर ही ठहर गई, और ठहरती भी क्यों ना। मैं ठहरा रंगीन मिजाज का आदमी मन में घूमने लगा कि मुकेश किस्मत का कितना धनी है जो इतनी मस्त औरत मिली है उसको, और वो भी इस उम्र में। तब तक निशा चाय लेकर आ गई। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। निशा खूबसूरत थी, पर न जाने क्यों उसका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ सा लगा। वो चाय देकर जाने लगी तो मैंने उसको भी बैठने के लिए कहा। तब वो चुपचाप मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। कहते हैं ना, ऐसे लोगों की नजर में ही एक सिरे होते हैं। मेरी नजर निशा के शरीर पर घूम गई। क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही है? मैंने बातचीत शुरू करने के मकसद से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस निशा के बाद अधूरा छोड़ने पर मैंने उससे पूछा, बस रामजीलाल को लेकर थोड़ा परेशान रहती हूं। वो ना तो मुझसे बात करता है और ना ही मुझे पसंद करता है। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगा। आप सोचिए, इसके अलावा अब मेरा है ही कौन? इसके पापा का तो आपको पता ही है। मुझे समझते देर नहीं लगी। ये निशा अपने पति को पसंद नहीं करती और रामजीलाल उससे नफरत करता है, तो वो परेशान है। पहली मुलाकात थी तो मैंने ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और चाय पीकर दोबारा आने को और रामजीलाल को समझाने का कहकर वापस अपने कमरे पर आ गया। उस रात बार बार निशा का ख्याल आता रहा। वैसे भी देहरादून आए बहुत दिन हो गए थे और कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में घूम गया कि क्यों ना निशा को ही प्यार किया जाए। अगले दिन से ही मैं सोचने लगा कि कैसे निशा से प्यार किया जाए। वो तो रामजीलाल हरदम मेरे साथ या आसपास रहता था, तो प्लान पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। 1 हफ्ते बाद कंपनी की मीटिंग थी दिल्ली में। उसमें देहरादून ब्रांच से भी किसी एक को जाना था। सीनियर होने के नाते मुझे ही जाना था, पर मैंने गेम खेला और बहाना बनाकर अपनी जगह रामजीलाल का नाम मीटिंग के लिए भेज दिया। रामजीलाल को भी समझा दिया कि 3 दिन की मीटिंग है तो दिल्ली चले जाओ, मीटिंग भी अटेंड कर लेना और 3 दिन तक घूमना फिरना भी हो जाएगा, तब तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। रामजीलाल भी मान गया। मीटिंग के बारे में
मैंने उसे सब कुछ समझाकर। मैंने एक दिन पहले ही रात को रामजीलाल को भेजने का प्रबंध कर दिया था। उस रात करीब 10 बजे मैं रामजीलाल को लेने के लिए उसके घर गया तो उस दिन भी दरवाजा निशा ने ही खोला था। अंदर गया तो देखा मुकेश सोफे पर ही नशे में धुत लुढ़का हुआ था। निशा ने बताया, ये तो इनका हर रोज का काम है। निशा ने रामजीलाल को आवाज दी तो रामजीलाल अपना बैग लेकर आ गया और बिना निशा से बात किए बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। निशा जी रामजीलाल 3-4 दिन बाद आया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उसको देते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोली, बस कार्ड को ले लिया। रात को करीब 11 बजे रामजीलाल को दिल्ली की वोल्वो बस में बैठाकर मैं वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। पर अचानक पता नहीं दिमाग में क्या सोची, मैंने गाड़ी रामजीलाल के घर की तरफ मोड़ दी। रामजीलाल के घर पहुंचकर मैंने जैसे ही बेल बजाई, करीब 2 मिनट बाद निशा ने आकर दरवाजा खोला। वो अपने कपड़े बदल चुकी थी और अब एक ढीढ़ी सी गाउन पहने हुए थी। मुझे दरवाजे पर देखकर वो हैरान हो गई। मैं गाड़ी में बैठा बैठा ही सोच चुका था कि आखिर क्या कहना है और क्या करना है। मैंने कहा, निशा जी, वो रामजीलाल शायद अपनी फाइल भूल गया है, आप उसके कमरे में देखकर बता दीजिए। मैंने निशा से कहा। मुकेश अब भी सोफे पर ही था, बस उसके ऊपर अब कंबल आ गया था जो निशा ने ही उसके ऊपर डाला होगा। निशा मुझे वही छोड़कर रामजीलाल के कमरे में गई और कुछ देर बाद वापस आ गई और बोली, उसके कमरे में तो कोई फाइल नहीं है। मैंने कहा, ओहो, फिर शायद रामजीलाल को ही भूल लग गई होगी। हो सकता है वो फाइल उसके बैग में ही हो। निशा ने कहा। जी, निशा ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने चलने को कहा तो, और जैसे ही दरवाजे की तरफ चला तब निशा की मीठी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, प्लीज आप थक गए होंगे, चाय पीकर चले जाना। मैंने एक बार निशा की तरफ देखा और एक बार मुकेश की तरफ। शायद वो मेरी मनोभावना समझ गई थी। ये अब सुबह से पहले नहीं उठने वाले, ये हर रोज पीते हैं क्या? मैंने पूछा। जी, हर रोज नहीं, हर समय नशे में ही रहते हैं। निशा ने कहा। मैंने कहा, एक बात पूछ सकता हूं? अगर आप बुरा ना माने तो निशा बोली, पूछिए, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? मैंने कहा, फिर भी आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित प्रश्न है। तो उसने कहा, बेझिझक पूछिए। मैंने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं, फिर आपने इस बूढ़े से शादी क्यों कर ली? वो बोली, बस किस्मत का खेल ही कह सकते हैं। फिर भी अगर आप बताना पसंद करें तो मैं जानना चाहूंगा। मैंने कहा, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने इनसे कुछ कर्जा ले लिया था। दूसरा कारण, मांगलिक होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पाई थी। उम्र भी 30 से ज्यादा हो गई थी तो अब रिश्ता होने के चांस भी कम हो गए थे। बस इसी का फायदा उठाकर इन्होंने मेरे बाप से मेरा हाथ मांग लिया। वो बेचारे बूढ़े लाचार और करते भी क्या, बांध दिया। मुझे इस खूंटे से कहते कहते निशा की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने कहा, ओहो, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपके खुद के भी तो सपने होंगे, उनका क्या? गरीब के भी भला क्या सपने होते हैं? ये कहकर निशा सुभकने लगी। मैं उसे चुप करवाने के इरादे से उसके पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए उसको चुप होने के लिए बोला। निशा उठकर रसोई में चली गई। 2 मिनट बाद वो अपना मुंह धोकर वापस आ गई और मुझसे पूछने लगी, आप चाय लेंगे या कॉफी बना दूं? कुछ भी बना दीजिए जिसमें आप मेरा साथ दे सकें। मैंने कहा। निशा कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनकर आई और हम दोनों ने साथ बैठकर पी। कॉफी पीने के बाद मैं उठा और अपने कमरे पर जाने के लिए खड़ा हुआ। तब निशा की प्यास उसकी जुबान पर आ ही गई। रात बहुत हो गई है, अगर आप यही रुक जाएं
तो रुक तो जाऊं पर कोई हक से रोके तो। मतलब ये बोलिए ना निशा जी, आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर मेरा भी दिल नहीं कर रहा जाने का, पर मेरे रुकने से आपकी बदनामी या आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मुझे जाना होगा तो रुक जाइए ना। मैं भी अकेले सोते सोते परेशान हो चुकी हूं। आज आपके साथ जागने से शायद मेरी रात का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। निशा की तरफ से खुला न्योता मिल चुका था, तो अब भला मैं कैसे अपने आप को रोकता। मैंने बिना देर किए निशा को गले लगा लिया। मैंने कहा बेडरूम कहाँ है? मैंने पूछा तो निशा ने हाथ के इशारे से बताया। मैंने निशा को लेकर बेडरूम की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद हम दोनों सो गए। सुबह जब आंख खुली तो निशा मेरे पास नहीं थी। घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। घड़ी देखते ही मुझे होश आया और याद आया रात का नजारा। मैं बेचैन हो गया कि बाहर कैसे जाया जाए, क्योंकि बाहर मुकेश बैठा होगा। अभी सोच विचार कर ही रहा था कि निशा चाय का कप लेकर कमरे में आई। यार बहुत देर हो गई, तुमने मुझे समय से क्यों नहीं उठाया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तो ना जाइए ना, आज यहीं पर रुक जाइए। मैंने कहा पागल हो क्या? बाहर वो बूढ़ा मुकेश बैठा होगा, उनकी चिंता आप न करें। वो तो कब के उठकर ठेके पर दारू पीने चले गए हैं। अरे तो वो वापस भी तो आएगा, और फिर अड़ोस वड़ोस भी तो है, और मुझे ऑफिस भी तो जाना होगा ना। निशा मुझे रोक कर दिन में प्यार का आनंद लेना चाहती थी, पर मुझे ऑफिस जाना था। दिल्ली में होने वाली मीटिंग का कभी भी फोन आ सकता था। राम जीलाल को कुछ बताना भी पड़ सकता था। निशा मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, तो मैंने भी उसकी बेताबी देखते हुए थोड़ी देर रुक गया। 10 बजे तक बात करने के बाद मैंने निशा को शाम को दोबारा आने का वादा किया और जल्दी से अपने कमरे पर पहुंच गया। तैयार होकर ऑफिस गया और फिर सारा दिन काम में व्यस्त रहा। उधर निशा मेरी दीवानी हो गई थी। दिन में उसने कम से कम 20 से 30 बार मुझे फोन किया और आई लव यू बोला। शाम को ऑफिस का काम 8 बजे तक खत्म हुआ। मैं ऑफिस से निकलकर पहले अपने कमरे पर गया। निशा का फोन बार बार आ रहा था कि उसने मेरे लिए खाना बनाया हुआ है और मैं जल्दी से उसके घर आ जाऊं। पर फिर भी निशा के घर जाने से मुझे 9:30 बज गए। आज मैं गाड़ी की जगह बाइक लेकर गया था। निशा मुझे दरवाजे पर ही खड़ी मिली और घर के अंदर आते ही वो मुझसे गले लग गई। मुकेश आज भी उसी सोफे पर नशे में धुत पड़ा हुआ था। मैं निशा को सीधा उसके बेडरूम में ले गया। आज बिस्तर बड़े अच्छे से सजाया हुआ था, कुछ फूल भी बिखरे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए खाना लेने रसोई में चली गई। निशा ने बहुत बढ़िया खाना बनाया हुआ था, जिसे हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाया। खाना खाने के बाद निशा बर्तन लेकर रसोई में चली गई। कुछ देर बाद निशा दूध का गिलास लेकर आई और हम दोनों ने एक ही ग्लास में सिप करके पिया। कुछ देर हम दोनों बातें करने लगे। निशा, कल तुमने पहली बार मुझसे मिली थी ना, जबकि तुम्हारी शादी को 6 महीने होने को आए मुकेश ने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ वो कमजोर भला कर भी कह सकता है। शराब ने उसका जिस्म खोखला कर दिया है। पहली रात पर उसने कोशिश तो बहुत की, पर कुछ हुआ नहीं। उससे निशा ने बताया। मैं चुपचाप पढ़ा सुन रहा था और निशा बोलती रही। जानते हो, प्रेम बहुत बेताब रहती हूं मैं। मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं मुझे कि मैं कहीं बाहर मुंह मारती। सच कहूं पर तुम राम जीलाल को मत कह देना। कभी कभी जब बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती थी तो मेरा मन होता था कि मैं जाकर राम जीलाल से ही मिल लूं, पर लोग लाज के मारे कि कैसे मैं अपने बेटे से मिल सकती हूं। अपने आप को रोक लेती। और फिर राम जीलाल भी तो मुझसे बात तक नहीं करता है।
निशा की बात सुनकर मुझे उस बूढ़े मुकेश पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे क्या, मुझे तो निशा से मतलब था, और वो भी इतनी सुंदर थी। उसके बाद तो 3 दिन तक खुलकर रोमांस किया। निशा मुझसे बहुत खुश थी। राम जीलाल के आने के बाद भी बहुत बार निशा मुझे दिन में फोन करके बुला लेती और मैं भी ऑफिस की जिम्मेदारी राम जीलाल को देखकर उसके घर पहुंच जाता और उसकी सौतेली मां से मिल लेता। जब तक मेरी पोस्टिंग देहरादून में रही, ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद तो कभी देहरादून गए तो मुलाकात हुई और मौका मिला तो मिल भी गया, पर अब निशा खुश है क्योंकि राम जीलाल से उसकी दोस्ती हो गई है। अब कौन सी दोस्ती हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन निशा अब बहुत खुश है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें